तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट 2025 में होने वाले एग्जाम से संबंधित ईवीएस की मैराथन क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ टैग वर्ड है उसे जान लेंगे, फिर टैग वर्ड के आधार पर ही सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, जिससे आप लोग पेपर में बहुत ही आसान तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सके। तो शुरू करने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, और साथ में लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले पॉजिटिव, फिर इसके बाद नेगेटिव। इन्हीं के आधार पर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करना है और इन्हीं से संबंधित प्रश्न रखे गए हैं ताकि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो अगर पॉजिटिव की बात किया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है अनुभव आधारित अधिगम। बालक जितना अनुभव से सीखा रहेगा उतने ही अच्छे से आप शिक्षण दे सकते हैं। दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षण को माध्यम बना के आप सिखाने का प्रयास करेंगे। जिज्ञासा का विकास होगा। अगर प्रश्न में आपको लग रहा है कि जिज्ञासा से संबंधित बालकों से यहाँ पे ऑप्शन में है तो वो आपका सही होगा। समावेशी शिक्षण से बात करता है तो इसका मतलब ये होता है कि सभी बालकों को एक साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो अक्षम बालक हो चाहे सही बालक हो, उन सबको एक साथ में लेके चलना है। वहीं पे पर्यावरण संवेदनशीलता यानी पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाने की क्रियाएं जो है उसे आपको बालक के गुणों में समाहित करना होगा। साथ में कह रहा है कि परियोजना आधारित अधिगम अगर ऑप्शन में नजर आ रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है अनुभव आधारित, बाल केंद्रित शिक्षा, जिज्ञासा और समावेशी। समावेशी में आप लोग याद रखिएगा सभी को एक साथ लेके चलना है। पर्यावरणीय संवेदनशीलता यानी पर्यावरण की अगर आप पेपर दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं पेपर को, तो उसमें पर्यावरणीय संवेदनशीलता का मतलब होता है पर्यावरण से लगाव कितना अच्छे से है उसे देखना है। साथ में परियोजना आधारित यानी परियोजना मतलब खुद से कार्य करके सिखाने का प्रयास करें। वहीं पे अगर निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव की बात किया जाए तो निगेटिव में सबसे पहले हम बात करेंगे रट कर याद करना आपका निगेटिव होगा। जहां पर भी नजर आए तुरंत काट दीजिएगा। दूसरा हमारा कह रहा है केवल पाठ्यक्रम पर निर्भर, केवल भी शब्द अगर नजर आ जाए और पाठ्यक्रम पर केवल निर्भर करने की बात करें, किसी एक पे बल देने की बात करें तो समझिए वो आपका निगेटिव है। वहीं पे तीसरा हमारा कह रहा है कि बाल यहाँ पे शिक्षक केंद्रित यहाँ पे हो अगर, तो भी ऑप्शन क्या कहा होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे बाल केंद्रित होनी चाहिए न कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। क्योंकि आप बालक को पढ़ा रहे हैं तो बालक के अनुसार पढ़ाएंगे, न कि शिक्षक के अनुसार होना चाहिए। वहीं पे करा कि निष्क्रिय अगर यहाँ पे शिक्षण प्रणाली की बात करें तो आप तुरंत काटिएगा। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय अधिगम होना चाहिए जिससे बालक सीख सके। अगर परीक्षा में आपको नजर आए परीक्षा उन्मुखता, परीक्षा उन्मुखता का मतलब होता है केवल व केवल परीक्षाओं पर ही बल देने की बात करें तो वो भी ऑप्शन क्या होगा, आपका गलत होगा। अगर बात किया जाए यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान की कमी, तो व्यवहारिक ज्ञान की कमी अगर नजर आए तो ऑप्शन काट दीजिएगा। व्यवहारिक कमियों को दूर करने वाला प्रयास अगर है तो आपका सही होगा। देखिए आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले पॉजिटिव में आपके अनुभव होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, समावेशी, पर्यावरण संवेदनशीलता होनी चाहिए, परियोजना आधारित अधिगम होनी चाहिए। ये आपके पॉजिटिव हो गए, इतने नजर आए तो सही करिएगा। और यहीं पे नेक्स्ट अगर कराए कि रट कर याद कराना आपका निगेटिव होगा। केवल पाठ्यक्रम केवल शब्द आए तुरंत काट दीजिएगा। शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए, ये भी आपका गलत है। निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए। आपका परीक्षा उन्मुखता नहीं होना चाहिए, परीक्षा के साथ होनी चाहिए, बालकों के साथ होनी चाहिए। व्यवहार आधारित यहाँ पे ज्ञान में कमी, ये आपका नेगेटिव है। इतना आपका नेगेटिव है, इतना आपका क्या है, पॉजिटिव है। इतना आप लोगों को याद करना है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव पे, तो यहाँ पे देखिए बताया है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव में कि वास्तविक जीवन के साथ अधिगम के साथ जोड़कर होनी चाहिए। पॉजिटिव में मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, अवलोकन क्षमता का विकास होना चाहिए, सामाजिक उत्तरदायित्व होनी चाहिए, यहाँ पे बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम होनी चाहिए, फील्ड ट्रिप होनी चाहिए। इतना आपको नजर आना चाहिए आपके पॉजिटिव में। साथ में एक है स्थानीय ज्ञान का उपयोग। अब इसको हम बेहतर तरीके से अगर समझने का प्रयास करें तो वास्तविक जीवन के साथ यानी बालक जो पहले सीख चुका है उसको माध्यम बना के सिखाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऑप्शन में नजर आ रहा है तो सही है। मूल्य आधारित क्या आप सिखा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, इस पे होनी चाहिए। अवलोकन का मतलब होता है कि बालकों को दिखाकर जितना आप सिखाएंगे उतना बेहतर तरीके से सीखेंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व तो मतलब समाज में क्या क्रियाएं उसको माध्यम बनाने का सिखाकर यहाँ पे आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे बुद्धिमत्ता की ये बात कर रहा है, यानी बहुबुद्धि मतलब अलग अलग विद्यालय में जो है अलग अलग तरीके से बालक आते हैं, वो अपने अपने समाज से कुछ न कुछ सीख कर आते हैं, उसको माध्यम बनाकर सिखाना होता है। यही बहुबुद्धिमत्ता होती है। अनेक प्रकार की बुद्धियों का प्रयोग करना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। सहयोगात्मक अधिगम का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन के यानी सहयोग में सिखाने का प्रयास करें, मतलब सभी को एक साथ लेकर सिखाने का प्रयास होना चाहिए। फील्ड ट्रिप मतलब क्या है, आप उन्हें देखकर कार्य करने के लिए प्रेरित करें। स्थानिक ज्ञान का उपयोग मतलब उनके परिवेश में क्या चल रहा है उसको माध्यम बनाकर सिखाना। ये इतना आप लोगों क्या है, पॉजिटिव है। अगर निगेटिव की बात करें इसमें
तो पाठ्यक्रम पर रटने वाला बल यहाँ पे अगर दिया है तो काट दीजिएगा। समूह कार्य की अनुपस्थिति यानी समूह में कार्य न करने वाला अगर हो तो उसे आप काट दीजिएगा। अधिगम पर विविधता में कमी, देखिए विविधता को साथ में लेकर पढ़ाना होगा, कमी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव है। सवाल पूछने की मनाही, सवाल जितना बालक पूछेगा उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ेगी, मनाही कर रहा है जिससे ज्यादा पे ये नेगेटिव है। यहाँ पे करा अवधारणात्मक अस्पष्टता, अवधारणात्मक जो है उसे स्पष्ट करना ही बालकों का एकदम मनोबल ऊंचा होता है। यहाँ पे अस्पष्ट करने की बात कर रहे हैं यानी रोकने की बात कर रहा है, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। बच्चों को दबाव में पढ़ाना, दबाव में नहीं, खुले मुक्त वातावरण में पढ़ाना होना चाहिए। एकल मूल्यांकन पद्धति नहीं होनी चाहिए, बहुमूल्यांकन पद्धति होनी चाहिए जिसमें बालक अलग अलग तरीके से सीख सके, ये भी आपका गलत है। न फील्ड वर्क में उपेक्षा नहीं कर सकते हैं किसी से कि आप यही कार्य करें, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा होनी चाहिए। उपेक्षा और अपेक्षा में आप लोग देखिएगा कि बहुत ही अंतर आप लोगों को नजर नहीं आएगा, इसी में क्या करते हैं आप लोग गलत कर देते हैं। उपेक्षा दिया है तो काट दीजिएगा, अपेक्षा दिया होगा, अपेक्षा का मतलब वो कार्य कर सकता है, उपेक्षा का मतलब वो कार्य ही करे, ये होता है। इतना आप लोगों को याद करना है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें टैग वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पे, तो इसमें आपको याद करना है, देखिए पॉजिटिव में शिक्षक और छात्र की सहभागिता यानी एक साथ मिलकर कार्य करें। क्रियाकलाप आधारित अधिगम होनी चाहिए, मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर किसी कार्य को करें। और सीखने की विविधता, शैली होनी चाहिए, विविध शैली यानी अनेक अनेक प्रकार की शैलियां होनी चाहिए सीखने में। नवाचार यानी नए विचारों का और रचनात्मक कार्य होनी चाहिए, यानी अलग अलग कार्य होने चाहिए, नए तरीके से होनी चाहिए। समुदाय से जुड़ा होना चाहिए शिक्षण पद्धति। पॉजिटिव में आपको क्या खोजना है, शिक्षक छात्र सहभागिता, क्रियाकलाप आधारित अधिगम, सीखने की विविध शैलियां, नवाचार, रचनात्मकता और समुदाय से जुड़ी शिक्षण, इतना आपको यहाँ पे पॉजिटिव में खोजना है। अगर वहीं पे नेगेटिव में बात किया जाए तो इसमें आपको खोजना है मूल्य शिक्षा की उपेक्षा, देखिए फिर दिया है, काट दीजिएगा। स्थानीय परिवेश की कटाव नहीं होनी चाहिए, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे करा अनुभवहीनता, अब अनुभवहीन शिक्षण, अनुभवहीन नहीं, अनुभव के साथ शिक्षण होनी चाहिए। यहाँ पे छात्र सहभागिता में कमी, तो आप लोगों ने देखा कि क्या क्या आपको खोजना था, छात्र शिक्षक सहभागिता, क्रियाकलाप अधिगम, सीखने की विविध शैली, नवाचार, नवाचार मतलब होता है नए विचारों का, रचनात्मक कार्य होनी चाहिए, समुदाय से जुड़ा होना शिक्षण होनी चाहिए। और पॉजिटिव में आप, नेगेटिव में आप लोगों ने क्या खोजना है, मूल्य की उपेक्षा करना, कटाव, अनुभवहीन नहीं होना चाहिए, अनुभव के साथ होनी चाहिए, यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोगों को खोजना है। अब इस पे आधारित हम लोग प्रश्न है उसको आप लोग सही करिएगा और बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यदि एक बच्चा अपने पर्यावरण को देखकर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी पर्यावरण को देखता है, देखकर वो स्वयं से यानी खुद से किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, तो इस क्रिया को ईवीएस शिक्षण की किस अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे व्यवहारवाद, जहां अधिगम पुरस्कार दंड से नियंत्रित होता है। दूसरा करा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जहां अधिगम केवल सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। और यहाँ पे तीसरा करा है रटंत अधिगम सिद्धांत, जहां सीखने का केवल केंद्र पाठ्य पुस्तक होता है। और चौथा करा है कि निर्माणवाद, यानी करा कि जहां बच्चा स्वयं अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ ऐसे प्रश्न जो होंगे वो आपके ऑप्शन प्रश्न में ही मिल जाएंगे, ऑप्शन में ढूंढते समय। तो यहाँ पे देखिए करा देखकर स्वयं से निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखिए जहां स्वयं अनुभव का ज्ञान करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा आपका, जितने भी लोगों का आया है। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो व्याख्या में क्या दिया है, व्याख्या में दिया है कि यहाँ पे ईवीएस की कक्षा में करा कि बच्चा एक निष्कर्ष प्राणी नहीं बल्कि ज्ञान की रचनात्मक होता है। वह अपने अनुभव और यहाँ पे करा के निरीक्षणों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, जिसे निर्माणवाद कहा जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि ईवीएस शिक्षक ने बच्चों को वर्षा ऋतु पर कहानी पढ़ाई, फिर उसी से कविता लिखवाई और अंत में जल चक्र का चित्र बनवाया। यह किस दृष्टिकोण को उदाहरण करता है यानी प्रेजेंट करता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कि विषय केंद्रित दृष्टिकोण, जहाँ केवल एक विषय पर फोकस करना हो। देखिए केवल शब्द है, नेगेटिव आ गया, काट दीजिए। दूसरा हमारा कह रहा है कि दोहराया दृष्टिकोण, जहाँ विज्ञान और भाषा जुड़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दोहराना एक नेगेटिव वर्ड है, इसे भी काट दीजिए। यहाँ पे तीसरा करा कि अंतर विषयिक दृष्टिकोण, जहां एक दूसरे से स्वतंत्र हो, एक दूसरे से स्वतंत्र की बात कर रहा है, इसे रखते हैं थोड़ा होल्ड पे। चौथा कराया कि बहु अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें कह रहा है कि बहुत से प्रकार की दृष्टि, वहां पे यहाँ पे कह रहा है कि मल्टी डिस्कशन हो, वहां पे बात कर रहा है जिसमें विषयों को समाकित कर सिखाया जाए, ये सबसे उचित है। राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे तीसरे में करा कि अंतर विषय यानी अपने मन से यहाँ पे लिखने की बात करा, लेकिन यहाँ पे देखिए चौथा करा कि
बहु अनुशासनात्मक मतलब सभी को एक साथ लेके चलने की बात कर रहा है, दृष्टिकोण को यहाँ पे प्रदर्शित करने के विषयों को समाकित यानी विषय से संबंधित बात सिखाने को कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का यहाँ पे चौथा है एकदम करेक्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है हमारा कि ईवीएस की सुंदरता यही है कि इसे भाषा, कला, गणित आदि से जोड़ा जा सकता है, जिससे बच्चों को विषय के बीच संबंध समझाया जा सकता है। यानी कह रहा है कि जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है ये सभी को समाकित करके लेके एक साथ चलता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है, यदि एक छात्र कहता है कि सभी कीड़े हानिकारक होते हैं तो शिक्षक को सबसे उपयुक्त प्रक्रिया देनी होगी। सबसे उपयुक्त प्रक्रिया देने की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो पहला हमारा कर रहा है कि तुरंत की बात कर रहा है। तुरंत यहाँ पे कह रहा है मना कर देना चाहिए, ये गलत है, और ये सही उत्तर बता देना चाहिए। देखिए कह रहा है कि तुरंत मना कर देना चाहिए कि ये गलत है, और उत्तर सही बता देना चाहिए। प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए इस पे बात कर रहा है। दूसरा हमारा कह रहा है कि छात्र का मजाक उड़ाना ताकि अगली बार ध्यान उस पर केंद्रित, ध्यान से हट जाए या फिर ध्यान से सुने, ये गलत आपका है। तीसरा हमारा कह रहा है कि छात्र को गतिविधि द्वारा लाभदायक कीटों की भूमिका को खोजने देना चाहिए। और चौथा कह रहा है हमारा कि उस छात्र को बैठा देना चाहिए, बैठा देना नहीं चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। इस आधार पे ये गलत है। और यहाँ पे कह रहा है कि तुरंत उसे मना कर देना चाहिए, गलत है। तुरंत उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। इस आधार पे राइट आंसर हमारा जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों को ऑप्शन नंबर सी आया है यहाँ पे सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है कि बच्चे की गलत अवधारणा को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका यह होता है कि उन्हें अनुभवों और खोज पर आधारित अधिगम से सही जानकारी प्राप्त करा देनी चाहिए ताकि वे उनकी जिज्ञासा शांत हो जाए। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है कि बच्चों को एक परिस्थिति दी जाती है। अगर पास के जंगल को यहाँ पे करा के काट कर यहाँ पे माल बनाया जाए तो क्या हो सकता है। यह अभ्यास किस कौशल को विकसित करता है। कह रहा है कि बच्चों से एक शिक्षक के छात्र को एक परिस्थिति दी जाए, मतलब एक उदाहरण दिया जाए या फिर एक ऐसी माहौल बनाया जाए जिसमें उन्हें सोचने के लिए प्रेरित किया जाए कि अगर आपके पास कोई जंगल है और उसे काट कर कुछ माल या फिर सामान बनाया जाए तो आपकी राय क्या होगी। यह अभ्यास किस कौशल को विकसित करता है। तो पहला कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़े हुए तत्वों को पुनरावृत्ति करे, दोहराने की बात कर रहा है, केवल बात कर रहा है। ये इस आधार पर ये पहला जो ऑप्शन है आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रट कर ज्ञान पर आधारित मूल्यांकन। देखिए रटना और यहाँ पे कह रहा है कि मूल्यांकन, रट कर मूल्यांकन की बात कर रहा है, जो कि आपका गलत है। ये भी नेगेटिव है, ये भी दूसरा भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम तीसरे की बात करें, पर्यावरणीय नैतिकता और निर्णय लेने की क्षमता। देखिए निर्णय लेने की क्षमता यानी खुद से उसके बारे में सोचना, और नैतिकता आपकी जिम्मेदारी क्या होगी उसके बारे में बात कर रहा है। और साथ में कह रहा है कि पर्यावरण से साथ समन्वय करने की बात कर रहा है, पर्यावरण की नैतिकता की बात कर रहा है। इस आधार पर यह ऑप्शन आपके क्या है, सही है। और गणना आधारित, गणना क्या आप गिनेंगे कितने पेड़ काटे हैं, नहीं। राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आपने ऊपर ही पढ़ा था टैग वर्ड में कि पर्यावरणीय नैतिकता को एक साथ समाकित करना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले इसकी व्याख्या है। कह रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं बच्चों को सोच और तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करते हैं, जो कि ईवीएस की मुख्य भूमिका के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, पांचवा प्रश्न है ये कह रहा है कि यदि एक छात्र ने परियोजना और अच्छे चित्र बनाए लेकिन मौखिक रूप से उत्तर देने से झिझक रहा है तो ईवीएस के एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए। पहला कह रहा है कि केवल मौखिक उत्तर के आधार पर अंक देना चाहिए। देखिए केवल शब्द है, तुरंत काटिएगा, नेगेटिव वर्ड है। उसे दोबारा उत्तर देने का मौका न देना, दोबारा वो मौका नहीं देंगे तो उसी समय उसकी जो जिज्ञासा है उस खत्म हो जाएगी, ये भी आपका गलत हो गया। उसी चित्रण पर प्रस्तुत शैली को बना, यहाँ पे को मान्यता देना चाहिए, को भी मान्यता देना चाहिए, एकदम सही है। उसकी शैली जो बनाए है, चित्रण है वो प्रस्तुत किया है, उस पर क्या है उसकी बातों को या फिर उसके चित्रण के माध्यम से उसे सराहना देना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि केवल लिखित परीक्षण पर ध्यान देना चाहिए। फिर केवल शब्द आ गया है, दोहराना शब्द आ गया है, गलत है। नेगेटिव और पॉजिटिव देख के आप लोग उत्तर लगाएंगे तो आपका आंसर जो होगा हमेशा सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए बताया गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन को कहा जाता है CCE, जिसके अंतर्गत अधिगम के कई आयामों को आंका जाता है। सभी बच्चों को अभिव्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं ताकि वो
कोई देखिए पढ़ने में अच्छा होता है तो कोई लिखने में अच्छा होता है, किसी की हैंड राइटिंग जो है सही होती है, किसी की खराब होती है। इस आधार पे क्या है उसे आंका नहीं जा सकता, इसलिए उसकी बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए या फिर जांचने के लिए उसे सतत या फिर मौखिक तरीके से वहां पे बात करके उसे उसकी बातों को मान्यता देनी चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर है, इंक्लूसिव यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहा है। इसमें इसके अंतर्गत देखिए क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत कह रहा है कि एक देखिए इसको आप में आपको यही खोजना है, इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर ईवीएस के पेडागोजी के अंतर्गत आता है, इसको आपको खोजना है। इस ऑप्शन में कह रहा है कि एक शिक्षक ने एक दिव्यांग छात्र के लिए जल स्रोतों की मॉडलिंग गतिविधि को छूकर समझने योग्य बनाया, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे विशेष शिक्षा का सिद्धांत, दूसरा करा कि रटंत ज्ञान को अपनाने की दृष्टिकोण, और यहाँ पे तीसरा करा कि एकल मूल्यांकन यहाँ पे कह रहा है कि दृष्टिकोण, और चौथा करा कि समावेशी शिक्षा का व्यवहार। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रश्न में ही कुछ ऑप्शन के उत्तर छुपे होते हैं। यहाँ पे देखिए करा एक शिक्षक ने एक दिव्यांग छात्र से, दिव्यांग का मतलब होता है कि इस बालक को अगर पढ़ा रहे हैं तो ये अक्षम बालक के अंतर्गत आएगा, और सभी के साथ पढ़ा रहे हैं तो ये समावेशी यहाँ पे शिक्षक के छात्र के साथ आ जाएगा, तो समावेशी है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथे में यहाँ पे समावेशी रूप से दिया है। तो रटने की प्रक्रिया है, गलत है। एकल मूल्यांकन की बहुमूल्यांकन होना चाहिए, गलत है। विशेष यानी कह रहा है कि किसी नए तकनीकी से उसको सिखाना चाहिए, जो आप यहाँ पे सभी को सिखा रहे हैं उसको छोड़कर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा क्या होगा, सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, उससे पहले इसकी व्याख्या है। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है हर छात्र की जरूरत और शैली को पहचान कर शिक्षा देना कि कौन से बालक को किस योग की शिक्षा चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा यहाँ पे बहुत ही बेहतर है, जो कि प्रश्न नंबर 7वां आपका है। कह रहा है कि बच्चों को समूह में बांटकर यानी छोटे छोटे गतिविधियों में भाग लेने की बात कर रहा है। अपने क्षेत्र की जल समस्या, कह रहा है कि जल समस्या पर चर्चा करें और समाधान सुझाएं। यह किस अधिगम की शैली को उदाहरण करता है? निष्क्रिय तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे करा कि प्राध्यापक केंद्रित होनी चाहिए, प्राध्यापक केंद्रित की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे शिक्षक केंद्रित की बात कर रहा है, तो जबकि छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ये गलत है। सहकर्मी अधिगम, यह कह रहा है कि पीर लर्निंग की बात कर रहा है, जिसमें क्या है कि सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वहां पे सॉल्व करने की तकनीकी विकसित करना, निर्माण करना। तो सहकर्मी का मतलब होता है समूह में, तो समूह में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। प्रतियोगी अधिगम नहीं, किसी में भाग लेकर उस क्रियाओं को जीतने की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर यानी समूह में विभाजित करके किसी एक चीज पर क्या है मंथन करने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें इसकी, तो व्याख्या में बताया कि जब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं तो स्वयं समाधान निकालते हैं, तो वे सक्रिय भागीदारिता होता है, जिसे निर्माणवाद का आत्मा कहा जाता है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे सोचने समझने की बात कर रहा है 8वां प्रश्न में। देखिए इसमें क्या है और किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। कह रहा है कि शिक्षक ने बच्चों से पूछा, कह रहा है कि एक टीचर है उसने छात्रों से पूछा क्या जंगल काटना गलत है। यानी कह रहा है एक छात्र से शिक्षक कह रहा है कि छात्रों से कि अगर एक जंगल को काट दिया जाए तो क्या ये गलत है, और फिर सभी बच्चों से अपनी राय देने को लिए कहता है। तो ये गतिविधि किस क्षमता को बढ़ावा देती है? एक शिक्षक छात्रों से कहता है कि अगर एक जंगल को काट दिया जाए तो वो क्या गलत है, और सभी बच्चों से कहता है अपनी अपनी राय दें कि क्या किस प्रकार से ये गलत है, किस प्रकार से सही है। तो पहला कर रहा है कंठस्थ ज्ञान क्षमता, रटने की बात कर रहा है, रटा रटाए गलत है। भावात्मक की बात कर रहा है, अपने अपने भाव को बताना, तो भाव की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे थिंकिंग की बात हो रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कह रहा है कि एक समस्यात्मक यहाँ पे सोच को यहाँ पे रखना है उसको। यहाँ पे देखिए कह रहा है तीसरा के आलोचनात्मक चिंतन और दृष्टिकोण का विकास करना। कि देखिए किसी चीज पर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो वो आलोचनात्मक के अंतर्गत ही आएगा, और अपना मत दे रहे हैं तो ये दृष्टिकोण का विकास होता है। तो चौथा कह रहा है कि केवल अनुशासन का पालन करना गलत। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, जितने भी लोगों का सही है। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न के उत्तर की व्याख्या क्या होगी, कह रहा है इस तरह की जो ओपनिंग एडेड चर्चा होती है, ओपन एडेड जो होती है मतलब कह रहा है खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं, अभिसारी प्रश्न जो होते हैं, सोचने वाले निर्णय लेने के लिए अन्य दृष्टिकोण को समझने की क्षमता को विकसित करता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन है। 9वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि एक छात्र प्रोजेक्ट में भाग नहीं ले रहा है, कह रहा है कि कोई छात्र है जो क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट यानी गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन फील्ड ट्रिप में अत्यधिक रुचि ले रहा है, यानी खेल कूद में क्या कर रहा है, रुचि ले रहा है, तो शिक्षक को मूल्यांकन के
समय क्या करना चाहिए, यानी मूल्यांकन जब बंटवारा कर रहे हैं, किसी चीज का चयन कर रहे हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो पहला हमारा करा कि केवल प्रोजेक्ट कार्य पर आधार मानना चाहिए, यानी जो प्रोजेक्ट है उस जिसमें भाग नहीं ले रहा है उसको आधार मानना चाहिए। केवल शब्द दे दिया है तो किसी एक पर बल दे रहा है, तो ये गलत है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा करा दूसरा कि छात्र को असफल घोषित कर देना चाहिए, जो कि एकदम गलत है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि फील्ड ट्रिप में दिखाए व्यवहार और संवाद कौशल को भी मूल्यांकन में शामिल करना चाहिए, एकदम सही है आपका है। चौथा करा केवल लिखित कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं, आपके गतिविधियों की बात होनी चाहिए, आप किस प्रकार से आपका व्यवहार है इस पर होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे व्याख्या की, तो इसमें करा कि ईवीएस मूल्यांकन बहुआयामी होता है, जिसमें कई प्रकार के शामिल होते हैं गतिविधियां। करा गतिविधियां, व्यवहार, संवाद, भागीदारता, सभी प्रकार के समग्र मूल्यांकन को इसमें समाहित किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो कि 10वां प्रश्न है अब तक का, 10वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि एक शिक्षक ने बच्चों से कहा कि वे अपने घर के आसपास विभिन्न पक्षियों का अवलोकन करें। कह रहा है कि अवलोकन करने यानी देखें और बताएं कि उसकी आवाज, रंग, व्यवहार नोट करें। ईवीएस की किस गतिविधि प्रक्रिया का ये उदाहरण है। तो पहला करा कि केवल विज्ञान के तथ्यों को याद कराना और केवल शब्द निगेटिव है। करा है पर्यावरणीय नैतिक सिखाना, पर्यावरण का नैतिक सिखाने की बात करें, नैतिकता नहीं। यहाँ पे कहा है कि उसकी आवाज, रंग और व्यवहार को नोट करके बताने की बात कर रहा है, तो पर्यावरणीय नैतिकता की बात नहीं हो, इसे बचाने की नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि सुनने रटने की क्षमता विकसित करना, वो तो पहले से ही सुन सकता है, देख सकता है, तो सुनने और रटने की नहीं होगा। चौथा करा पर्यावरण के प्रति अवलोकन, करा के अभिलेखन कौशल को विकसित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, तो व्याख्या में देखिए बताया है कि ईवीएस अवलोकन के प्रमुख प्रक्रिया जिससे बच्चों की संवेदनशीलता और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण क्या होती है, विकसित होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे 11वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर आप ही लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसमें आपको खोजना है नेचर ऑफ साइंस, यानी आप कह रहा है प्रकृति में विज्ञान को खोजना है। साइंटिफिक यहाँ पे कह रहा है कि टेम्पर इन ईवीएस, यानी जो भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसमें आपको खोजना है। कह रहा है कि यदि एक छात्र पूछता है कि बिजली पानी में क्यों दौड़ती है, ठीक, और तो ईवीएस शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है तुरंत उत्तर न देना चाहिए, पानी एक चालक होता है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बच्चों को उत्तर रटने के लिए कहना चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को मौन करा देना चाहिए ताकि बच्चे न भटके, और चौथा कह रहा है कि बच्चों को प्रयोग या वीडियो के जरिए इस बात को स्वयं समझने का अवसर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और जाते जाते सभी लोग यहाँ पे कमेंट करने के बाद आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ में क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए लोग जितने भी लोग हैं। और इसमें देखिए इस प्रश्न में आपको 12वें प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें देखिए आप लोगों को क्या सीखना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि सोशल साइंस कह रहा है कि इंटीग्रेशन जो ईवीएस करिकुलम है इसके अंतर्गत आपको इसमें से ढूंढना है। पहला कह रहा है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अध्याय हमारा देश में विविधता, त्योहार और भोजन के प्रकार का वर्णन किस विषय के एकीकरण को दर्शाता है। कह रहा है कि केवल विज्ञान, केवल यहाँ पे कह रहा है कि गणित, कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन, चौथा कह रहा है कि केवल भाषा। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि ऊपर दिया सोशल साइंस इंटीग्रेट, यहाँ पे कह रहा है कि करिकुलम, कह रहा है कि ईवीएस करिकुलम। तो यहाँ पे देखिए केवल शब्द जितने भी हैं उसको काट दीजिए, बचा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सामाजिक अध्ययन, एकदम राइट आंसर होगा। इसके देखिए व्याख्या में कहा गया है कि ईवीएस में सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को शामिल किया जाता है और संस्कृत विविधता और समुदाय से जुड़ा होता है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि आपका 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए रोल ऑफ टीचर की, यहाँ पे टीचर की भूमिका की बात कर रहा है, क्या होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि निर्माण, यहाँ पे कह रहा है कि निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। पहला कह रहा है ज्ञान का प्रमुख स्रोत होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कक्षा में चुप रहना और बच्चों को खुद पर छोड़ देना, और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को मार्गदर्शन देना। देखिए एक शिक्षक जो होता है एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, अनुभवों को दिशा देता है और चर्चा को प्रोत्साहित करता है, और हर समय निर्देश नहीं देता है, इतना याद रखेगा। तो इसका देखिए सटीक सा उत्तर है रोल ऑफ टीचर, टीचर की भूमिका क्या होती है। तो इसमें जो होती है मार्गदर्शक की होती है, यहाँ पे अनुभवों को एक दिशा निर्देश देना, याद रखेगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर व्याख्या की इसकी बात करें तो व्याख्या में बताया गया है निर्माणवाद कक्षा में शिक्षक यहाँ पे कह रहा है कि फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है, यानी करा के निर्माणवाद की आपकी
आपके साथ सहयोगात्मक की भूमिका में होता है और न कि एकमात्र ज्ञानदाता होता है। केवल ज्ञान का नहीं, आपके साथ कैसा व्यवहार करा है उसकी भी यहाँ पे इसकी प्रदर्शित करती है इसकी भूमिका। 14वां प्रश्न करा है कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या आपको ढूंढना है, इसमें खोजना है कि रियल लाइफ, यहाँ पे करा है कि कंटेक्स्ट खोजना है। यहाँ पे कह रहा है कि प्लानिंग किस प्रकार से होनी चाहिए एक शिक्षक के माध्यम से। तो कह रहा है कि ईवीएस विषय में स्वच्छता पढ़ाने के लिए शिक्षक बच्चों को आसपास की गंदी नालियां, यहाँ पे कूड़े की जगहों पर स्वच्छ स्थान दिखाने ले जाता है। ये क्या दर्शा रहा है? अवलोकन को दर्शा रहा है। इतना तो याद है आप लोगों को। कह रहा है कि बच्चों को परेशान करना नहीं, अनावश्यक जोखिम डालना नहीं, पाठ्यक्रम से हटकर नहीं हो सकता है। चौथा आपका राइट आंसर होगा, वास्तविक जीवन के संदर्भ से पढ़ाई कराना और बच्चे के पर्यावरण की समस्याओं से जुड़े होकर उसे सॉल्व करने की एक तकनीकी यानी अवलोकन कराने की क्रियाएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की अगर बात करें हम, तो व्याख्या में बताया गया कि ईवीएस की ताकत यह है कि इसे बच्चों की जीवन और परिवेश से जोड़ा जा सकता है और उसकी भूमिका के साथ उसे उसमें रहने की एक क्षमता विकसित करता है। देखिए इसमें खोजना है वैल्यू आप कह सकते हैं इन ईवीएस। सेंसिटिव जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे संवेदनशील क्या है, इसमें आपको खोजना है। कह रहा है कि शिक्षक ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक बच्चा घायल पक्षी को बचाकर उसका इलाज करता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मनोरंजन कराना। दूसरा करा है पढ़ने की गति को बढ़ाना। तीसरा करा है कहानी लेखन सिखाना। और चौथा करा है कि बच्चों में संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर देखिए इसकी बात करें हम, तो इसमें देखिए संवेदनशील, यहाँ पे संवेदनशील की बात कर रहा है। बच्चों में संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का विकास करने की बात होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि सेंसिटिव, एकदम नाजुक पहलू क्या है? तो नाजुक यहाँ पे देखिए संवेदनशील है आपका। सीधे सीधे हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, एकदम सही हो जाएगा आपका उत्तर। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया है कि इस ईवीएस की केवल ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों के भीतर मानवीय और पर्यावरणीय मूल्यों को विकास करना होता है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की हमारा कह रहा है कि यदि बच्चा कहता है कि सूरज पश्चिम से उगता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह रहा है कि उसका उत्तर गलत घोषित करना चाहिए, उसे डांट कर यहाँ पर कक्षा से ध्यान नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा पृथ्वी की गति प्रत्यक्ष मॉडल दिखाकर उसे स्वयं साक्ष्य खोजने के लिए देना चाहिए। एकदम सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। जब बालक खुद से देखेगा, खुद से करेगा तो स्वयं है कि वो सीख जाएगा। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या कह रहा है कि गलत और धारणाओं को हटाने का सबसे अच्छा तरीका प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ पे विकसित करना होता है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़े, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि ईवीएस की कक्षा में जब शिक्षक बच्चों को बोलने, प्रश्न पूछने और तर्क करने का अवसर देता है तो किस प्रकार का वातावरण बनता है? पहला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अनुशासनहीनता की नहीं, संवादात्मक और सहगामी का वातावरण बनता है। देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। कह रहा है कि परीक्षा उन्मुख नहीं, केवल छात्र उन्मुख नहीं। राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों को यहाँ पे दूसरा आया है एकदम सही है। सॉरी यहाँ पे तीसरा होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसका आंसर हट गया है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में जब शिक्षक बच्चों को बोलता है कि प्रश्न पूछने और तर्क करने का अवसर देता है तो किस प्रकार का वातावरण बनता है? कह रहा है कि अनुशासनहीनता का नहीं, संवादात्मक और यहाँ पे सहभागी अधिगम का वातावरण बनता है। उन्मुख नहीं, केवल प्रश्न पूछने का नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। दूसरा ही इसका सही होगा। यहाँ पे बच्चों को बोलने, सोचने और बहस करने के लिए प्रोत्साहित करना एकदम सही है। अगर नेक्स्ट प्रश्न के लिए हम आगे बढ़े तो इसमें आपको देखिए ब्लूम यहाँ पे कह रहा है कि टेक्सोनॉमी की बात कर रहा है, हाई ऑर्डर थिंकिंग की बात कर रहा है। इसमें आपको खोजना है। कह रहा है कि अगर हमारे गांव में वर्षा कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? कह रहा है कि इस प्रकार का प्रश्न ब्लूम टेक्सोनॉमी का किस स्तर के लिए है? पहला कह रहा है स्मरण के लिए, समझना, विश्लेषण, और यहाँ पे कह रहा है हमारा यहाँ पे आपका कि किसके लिए होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि 19वें का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे गांव में वर्षा कम हो जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा? इस प्रकार की ब्लूम टेक्सोनॉमी की किस स्तर से होगा? स्मरण स्तर से होगा, समझना होगा, विश्लेषण होगा, आवेदन होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्लास को। और यहाँ पे आप लोगों को टैग वर्ड के साथ में आज की क्लास बताई गई है ताकि आप लोग एक भी प्रश्न आप लोगों का छूटने ना पाए। तो बस एक ट्रिक था आप लोगों का, टैग वर्ड आप लोगों को बता दिया गया है। ईवीएस में जल्द ही आप लोगों की गणित की पेडागोजी चलेंगे, वो भी आपके टैग वर्ड के साथ चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही।